अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबरार अहमद है। आई एम एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट एंड बीएससी इंग्लिश and also working as a general practitioner in my city. And nowadays I teach the medical concepts to clarify different concepts and to help the medical students. So let's start with this very informative and very important webinar of hypertension. इसको उर्दू में ज़्यादातर हम रखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्लाइड के साथ विदाउट वेस्टिंग द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टाइम। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी है उसमें नहीं जाऊंगा। आई विल ट्राई कि मैं मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि हाइपरटेंशन जो है उसको डेफिनेशन क्या है। It is basically the persistent elevation of the spelling यहाँ mistake है यहाँ पे। It is the persistent elevation of systolic blood pressure above 140 by 90। यहाँ से ऊपर होगा तो इसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, बट इट शुड बी परसिस्टेंट। आपने 3 से 4 दफ़ा रीडिंग्स ली, हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट ओकेजन के ऊपर आपने वो रीडिंग ली, लेकिन हर दफ़ा जो है वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज आई, देन यू से दैट इट्स द हाइपरटेंशन। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ एटलीस्ट 2 रीडिंग्स जो कि 2 से 3 सेपरेट ओकेजन्स पे ली गई हों। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप होम ब्लड मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो की जा सकती है। एपिडेमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इट रफली अफेक्ट्स द 1.3 पीपल ग्लोबली एंड मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर द स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर और सीकेडी। इनके लिए ये जो है वो एक रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आपकी एज है, एज के अलावा आपकी ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये भी हाइपरटेंशन होने की वजह और सबब बनते हैं। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली इसकी कोई सिम्टम नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। थोड़ा बहुत वैल्यूज़ का आपको डिफरेंस मिल जाएगा डिफरेंट गाइडलाइंस के अंदर। जिस तरह JNC 8 है और नाइस गाइडलाइंस हैं, तो आपको वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो मिलता रहता है। ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि 120/80 से नीचे हो या इसके इक्वल हो, दैट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर ये 120 से इंक्रीज करेगा और 130/80 से बिलो रहता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल एलिवेशन। फिर इसको नॉर्मल एलिवेशन कहा जाता है। और जब ये 130 से इंक्रीज करती है और 130 से लेके 140/90 से नीचे रहती है, लेकिन 130/80 से ज़्यादा चली जाती है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन उसमें रीडिंग जो है वो 140 से बिलो होती है, लेकिन 130/80 से जो है वो अबव होती है। बट वंस इट टचेज द 140/90 ब्लड प्रेशर, तो फिर इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं। ठीक है। और अगर ये रीडिंग 20 प्लस मज़ीद ऐड कर दें इसके अंदर, 160 से 160 100 से नीचे है तो स्टेज 1 ही रहेगा, 140 से 160। बट अगर ये 160 100 से अबव चली जाती है तो फिर हम इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। और 180 से अबव चला जाए तो फिर इसको हम सीवियर हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी के नाम से इसको याद करते हैं। ठीक है। नाउ वी कम टू द पैथोफिजियोलॉजी। जस्ट कोर मैकेनिज्म्स के हम नाम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपके पेरेंट्स के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज मौजूद हैं, CKD का इशू है, तो आपके अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपकी डाइट है कि आप सॉल्ट इनटेक ज़्यादा तो नहीं लेते, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जो कि ओबेसिटी काज करती है, और आपका वर्कलोड और स्ट्रेस का लेवल है जो कि आपके अंदर एंग्जाइटी और आपका ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन जो है वो काज करती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस आपके अंदर बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ओवर एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन और वेस्कुलर स्टिफनेस। एंडुलर डिसफंक्शन जो है वो LDL, ऑक्सीडाइज LDL जो है, या ओबेसिटी और डिरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल जो है वो डैमेज करती है ब्लड वेसल्स को। ओल्ड एज जो है और एथरोस्क्लेरोसिस जो है वो वेस्कुलर स्टिफनेस काज करती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन से हो क्या क्या सकता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास 2 तरह की मेन कॉम्प्लिकेशंस आपको नज़र आ रही होंगी। वन इज़ द
increased afterload and other is arterial damage। ये दो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेजिंग है कि इससे डिफरेंट जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हाइपरटेंशन की वजह से आपको हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ता है टू ओवरकम द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ताकि ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के आर्टरीज के अंदर जा सके। जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जब स्ट्रेंथ, हार्ट को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो वो हार्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हार्ट को जोर लगाना पड़ता है तो सम टाइम देयर इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट जो है वो जोर नहीं लगा पाता तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर वो जोर लगा रहा है लेकिन हार्ट का साइज इंक्रीज करता जा रहा है करता जा रहा है तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है। और ये सारी कंडीशन जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाती है। उसी तरफ जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो आपका जो मायोकार्डियम का मसल मैस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आर्टरी जो है, जो कि आपको पता है इस साइड पे होती है, तो उसी ने ब्लड सप्लाई करनी होती है एंडोकार्डियम को। और अगर मैस जो है, मसल मैस इंक्रीज कर गया है तो ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे डीप नहीं आ सकती, जिसकी वजह से क्या होता है इस्कीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, मसल मैस इंक्रीज होने की वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल जो है वो एमआई का रिस्क जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सेकंड हम आते हैं आर्टेरियल डैमेज के ऊपर, जिसके ऊपर दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं। वन इज़ के एथ्रोस्क्लेरोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड वेसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है कि जब कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ता है तो जो आर्टरीज के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी फाइब्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एथ्रोस्क्लेरोसिस होती है। क्योंकि आपका स्मूथ मसल जो है वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हुआ तो वो हो गया स्टिफ, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू है। तो स्टिफनेस को कहते हैं सेक्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो हार्डनिंग हुई जिसकी वजह से अब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है। तो क्या होगा कि अगर तो हार्ट के अंदर ये मसला होता है तो एमआई हो सकता है। आपके ब्रेन के अंदर इशू होता है, थ्रोम्बोसिस, एथ्रो एम्बोलाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इंजरी ज़्यादा होती है। एओर्टा के अंदर एओर्टिक एनोरिज्म, डाइसेक्शन हो सकती है। सेरिब्रल हेमरेज, किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रोसिक्लोरोसिस हो सकती है, रिनल फेलियर हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है आई के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं स्ट्रोक के अंदर। ठीक है। सीएनएस जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ लिंक्ड होते हैं? इसके अंदर आपका सीएनएस सिस्टम है। ठीक है। जो आपका बेसल सिंपैथेटिक टोन होती है वो इंक्रीज करवाती है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स होता है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू बैरोरिसेप्टर्स जो है अगर सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है। बैरो रिसेप्टर्स के अंदर इशू हो सकता है। किडनी के अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसकी ओवर एक्टिवेशन हो सकती है, आयन चैनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथिलीन के लेवल्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, या फिर आपके जो चैनल्स हैं या रेस्पॉन्सिवनेस टू द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन वो चेंज हो सकती है, या फिर आपकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर एथ्रोस्क्लेरोसिस होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से भी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो हो सकती होती है। What are the risk factors for hypertension? There are two types of risk factors. One is known as the modifiable, other one is the non-modifiable risk factors. तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको हम बदल नहीं सकते, उसके अंदर एज है, आपकी एथनिसिटी है, जेनेटिक्स है, जेंडर है। इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक्सेसिव डाइटरी सॉल्ट, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, नमक वाली चीज़ें खाना। ठीक है। पुअर डाइट एंड ओबेसिटी, excessive alcohol consumption, lack of physical activity, sedentary lifestyle, especially in doctors, deprivation and socio-economic status, mental health and stress. These cannot be modified until unless आपके पास financial burden जो है वो नहीं है और आप financially stable हैं, फिर आप इन चीज़ों को manage कर सकते हैं। So what are the clinical features? अब थोड़ा सा मैं जो है, जो कि फास्ट चल रहा था, अब मैं थोड़ा सा स्लो होता जाऊंगा जैसे जैसे मैनेजमेंट हमारे पास आती जाएगी। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मोस्टली इट इज़ एसिम्टोमेटिक, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द साइलेंट किलर, नॉट द साइलेंट गाय ऑफ आवर नेवी। ठीक है। तो व्हेन प्रेजेंट क्या हो सकता है? हेडेक होगी, डिजीनेस होगी। ये तो रिसेंट केस मेरे क्लिनिक के ऊपर एक ख़ातून आई, तो ओल्ड एज थी थोड़ी सी, 63 64। तो उनकी कंप्लेन ये थी कि मुझे सुबह से डिजीनेस हो रही है, मुझे चक्कर आई जा रहे हैं।
तो जब उसका मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो था 170, 100। तो दैट वाज इन हाइपरटेंसिव, नॉट यू कैन से अर्जेंसी। थोड़ा सा 180 होना तो अर्जेंसी कह देते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन थी उसको। तो उसको फिर हमने हाइपरटेंशन को मैनेज किया एंड शी वाज ऑल राइट। पल्पिटेशंस हो सकती हैं, फटीग, कन्फ्यूजन, टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे रेटिनोपैथी हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। मैं बता रहा था कि एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, प्रोटीन यूरिया, कॉग्निटिव चेंजेस जैसे कि स्ट्रोक वगैरह के अलामात आपको मिल सकती हैं। तो अब 2 मिनट की ब्रेक नहीं लेंगे हम आएंगे डायग्नोसिस के ऊपर। ये हमने पहले बात कर ली हुई है। एक्यूरेट टेक्निक जो है वो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसको अपने पास बिठाना है, उससे नाम पता पूछें, अपने बारे में बताएं, 5 मिनट एटलीस्ट उसके बात करें ताकि वो रिलैक्स हो जाए। 5 मिनट उससे बात करेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। देन उसको कफ लगाएं और उसके हार्ट लेवल के ऊपर जो है ना आपने कफ लगानी है आर्म के ऊपर। कफ का साइज़ जो है वो बड़ा अप्रोप्रिएट है। आपको पता है कि इन्फेंट के लिए इन्फेंट कफ आती है, चाइल्ड के लिए चाइल्ड कफ आती है, ठीक है। न्यूनेट के लिए न्यूनेट कफ आती है और एडल्ट के लिए एडल्ट साइज कफ जो है वो अवेलेबल होती है। तो आपने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और अगर कोई ओबीस पेशेंट है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए एक्स्ट्रा साइज जो है वो आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मेजर करना है। बेटर इज़ टू मेजर द इन बोथ आर्म्स, और जिसमें रीडिंग ज़्यादा हो आपने वो वाली टेक ओवर करनी होती है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया है और आप उसका वर्कअप करवाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप जो है वो हर चीज़ तो नहीं सिर्फ हिस्ट्री बेस पे जो है वो जज कर सकते। तो आपने अगर एकेआई को रूल आउट करना है या आपको लगता है कि उसकी किडनी इंजरी हो गई है, तो यू हैव टू गो फॉर द यूरिन एनालिसिस टू सी द प्रोटीन यूरिया, हेमाचूरिया, और यू कैन आल्सो ऑर्डर द किडनी फंक्शन टेस्ट। एंड देन आरएफटीज जिनको हम कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप चेक करवाएंगे, ठीक है। सीरम क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर बेसिकली आपका वही आरएफटीज। रीनल फंक्शन टेस्ट को जो है उसमें यूरिया क्रेटिनिन करवाते होते हैं। लिपिड प्रोफाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करवानी है। 12 लीड ईसीजी करवानी है। ऑलवेज ऑलवेज डू द ईसीजी ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। फंडोस्कोपी फॉर द रेटिनोपैथी, ये आपने लाजमी करवाना होता है इनका, ठीक है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। व्हाट इज डैश डाइट? इट इज द डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। आपने फ्रूट्स देने हैं पेशेंट को, उसको कहना है लो फैट मिल्क यूज करे, ठीक है। लो सोडियम जो है होना चाहिए, कितना लो होना चाहिए, 5 to 6 ग्राम पर डे से कम यूज करना है। और उसका BMI लेस देन 25 होना चाहिए। हमारे यहाँ ओवरवेट या ओवर जो ओबीज होते हैं पेशेंट्स वही आते हैं। एक्सरसाइज उसने करनी है एक हफ्ते में 5 मरतबा। जुमा हफ्ता छुट्टी कर ले या सैटरडे संडे छुट्टी कर ले, लेकिन बाकी दिन छुट्टी नहीं करनी। हर दिन 30 मिनट आधा घंटा जो है उसने एक्सरसाइज करनी है या ब्रिस्क वॉक करनी है। अपना स्मोकिंग और अल्कोहल को लिमिट करना है, स्ट्रेस रिडक्शन करनी है, माइंडफुलनेस योगा करना है। माइंडफुलनेस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप कैसे इसको जो है वो प्रीच कर सकते हैं कि भाईजान नमाज पढ़ें, आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ज़िक्र अज़कार किया करें, ठीक है, खुदा को याद किया करें, ताकि इससे उसकी स्ट्रेस लेवल कम होगा। जब वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो खुदा पर छोड़ देगा तो उससे माइंडफुलनेस होगी उसको, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन गोल की तरफ। हमारे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स गुजर चुके हैं, लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ है। तो इसके ऊपर है तो छोटा सा, लेकिन 15 मिनट्स ही मैं लगाना चाहूँगा कि अगर आपके पास पेशेंट आ गया है तो आपने इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है। तो याद रखें कि पॉइंट्स के अंदर कि आपकी अगर कोई पेशेंट डायग्नोज हो गया हुआ है तो फर्स्ट लाइन जो है आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ड्रग्स का आपको पता है। एस इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स हैं जिसके अंदर थायजाइड्स जो है हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग पे आप मोनोथेरेपी यूज़ करते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो और उसको कोई कोमोर्बिडिटी हो तो फिर उसके अंदर आपने मोनोथेरेपी यूज़ करनी है, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज बल्कि मैं आपको स्टेजिंग के हिसाब से बताता हूँ। स्टेज 1 हाइपरटेंशन अगर है पेशेंट को, ठीक है, यानी उसकी जो हाइपरटेंशन है वो 140/90 को क्रॉस किया है उसने, लेकिन वो जो है वो कहाँ तक गई है, वो 150, सॉरी 159 से आप कह लें 99 तक गई है, ठीक है। 159 से उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, तो दैट इज स्टेज 1, ठीक है। इसको स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 1 के अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो आपको सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स बताए हैं वो सारे अप्लाई करने हैं। इसने सॉल्ट इनटेक कम करनी है, इसने जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर 30 मिनट्स की वॉक करनी है 5 डेज पर वीक, इसने स्मोकिंग नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपने उसको गाइड करनी है। अगर वो अपना वेट रिडक्शन कर लेता है 10 kg तक और डेली जो है वो वॉक करता है, ठीक है, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियली जो है हमें स्टेज 1 के ऊपर मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आपने नीचे लेके आना है। लेकिन अगर हमारे यहाँ जिस तरह कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ पेशेंट आते हैं, स्टेज 1 होती है, साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी होती है। अब कोमॉर्बिडिटी का क्या मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है, उसको कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, उसको पल्मोनरी प्रॉब्लम है, या उसको कोई और हाइपरटेंशन की वजह से उसको कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, देन आपने उसको मेडिकेशन के ऊपर स्टार्ट करना है। और फर्स्ट आपने क्या करना है, उसको मोनोथेरेपी के ऊपर स्टार्ट करना है। एक ड्रग देनी है उसको, ठीक है, मोनोथेरेपी करनी है, एक ड्रग देनी है। और ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, अगर पेशेंट की एज जो है वो 55 से कम है, ठीक है, तो आपने उसको क्या देना है, आपने उसको देना है एस इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देना है। अगर एज ज़्यादा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है। ठीक है, अगर पेशेंट को इससे रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम इसके ऊपर एड ऑन थेरेपी जो है वो डबल थेरेपी के ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे इसने लिखा हुआ है हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, अब इसने क्यों जिक्र किया कि अगर साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है तो फिर स्टेप 1 के अंदर हम उसको ड्रग्स देंगे, अदरवाइज नहीं देते। ठीक है, अब ड्रग्स कैसे देनी है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको यहाँ पे इसमें टाइप 2 जब डायबिटीज़ आ जाती है ना तो नेफ्रोपैथी होने के चांसेस होते हैं। तो नेफ्रोपैथी के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एस इनहिबिटर्स या एआरबीज हैं, इसलिए इसने इसको सेपरेट भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन है लेकिन उसको डायबिटीज़ नहीं है। पेशेंट जो है अगर 55 साल से कम होगा, गोरा होगा, ठीक है, तो उसको हम एस इनहिबिटर एआरबीज देंगे। अगर 55 साल का है या बड़ा है या फिर वो काला है तो उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर उसको साथ में नेफ्रोपैथी डेवलप हो रही है फिर हम उसको एस इनहिबिटर्स ही देंगे, फिर हम उसको ये नहीं करेंगे कि हम उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे रखें। लेकिन एज के हिसाब से कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो ये चॉइस है। लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटी है तो फिर उसकी मॉर्बिडिटी के हिसाब से हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट में हमने सिर्फ ये कहा कि अगर उसको डायबिटीज है तो एस इनहिबिटर्स एआरबीज ड्रग ऑफ चॉइस। अगर उसको शुगर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है, एज 55 से कम है, फिर भी उसको हम एस इनहिबिटर्स ही देंगे। लेकिन अगर शुगर नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन है, 55 से ऊपर है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर इससे मैनेज नहीं होता फिर हम इसके ऊपर एड ऑन थेरेपी करेंगे। कभी भी एस इनहिबिटर्स के साथ एआरबीज को कंबाइन नहीं करना। ठीक है, हमेशा इनमें से एक को यूज करना है, इसीलिए दरम्यान में और लिखा हुआ है। इनमें से एक को यूज करना है, उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको एड ऑन थेरेपी के ऊपर जो है ना के तौर पे यूज कर लेना है आपने। इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर आपने पहले दिए तो फिर एस इनहिबिटर्स को आपने एज ए एड ऑन थेरेपी यूज करना है। थर्ड स्टेप के अंदर हम यूजुअली जो है वो डाययूरेटिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने इस इन स्टेप्स के ऊपर आपने इसको मैनेज करना है। स्टेप 1 के अंदर आपने मोनोथेरेपी, स्टेप 2 के ऊपर डबल थेरेपी और स्टेप 3 के ऊपर ट्रिपल थेरेपी है। और यहाँ पे याद रखें जब डाययूरेटिक्स ऐड करते हैं तो यूटीआई होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। अगर फिर भी मैनेज नहीं होता तो फिर स्टेप 4 के अंदर हम बीटा या फिर अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर पोटाशियम चैनल जो स्पेयरिंग ड्रग्स हैं स्पाइरोनोलेक्टॉन्स वो यूज़ करते हैं टू रूल और हम कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को रूल आउट करें कि कोई और काज तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो आपने उसको रूल आउट करना है, उसकी काजेस को देखना है। तो अगर तो स्पाइरोनोलेक्टोन है हमारे पास ड्रग, या तो हमने ये देनी है या अल्फा या बीटा ब्लॉकर देनी है। अब कब देनी है, स्पाइरोनोलेक्टोन पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ये क्या है, पोटाशियम स्पेयरिंग। ये क्या करती है, बॉडी में पोटाशियम का लेवल हाई कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 4.5 से कम होगा फिर हम इसको देंगे, ताकि अगर इंक्रीज हो तो ज़्यादा मसले वाली बात ना हो। अगर 4.5 से ऊपर होगा, ठीक है, तो इसने मज़ीद इसको ऊपर करना है, तो इसकी टॉक्सिसिटी होगी, पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। इसलिए ये देने से पहले हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी करवाने हैं। अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर देंगे तब भी हमने ये देखना है कि पोटाशियम का लेवल 4.5 से ऊपर है, तब हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हाइपोकलीमिया करवाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्पाइरोनोलेक्टोन हाइपरकलीमिया करवाती है, अल्फा बीटा ब्लॉकर जो है वो हाई
हाइपो कलीमिया जो है वो डेवलप करवाते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगर फिर भी मैनेज ना हो तो फिर डेफिनेटली हम इसको एक्सपर्ट के पास जो है वो रेफर कर देंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, इनिशिएट करना है आपने मोनोथेरेपी से स्टेज 1 के अंदर, और उसके बाद कॉम्बिनेशन थेरेपी के ऊपर आप आ सकते हैं। देखें, और एक और मज़ेदार बात है कि अगर एक 5 mg की टैबलेट आप दे रहे हैं किसी पेशेंट को, अब आपको हाइपरटेंशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, आप उसको 10 mg कर देते हो, आपके साथ एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने इसी को 5 mg प्लस इसके साथ 80 mg जो है वो एस इनहिबिट ARB ऐड कर दिया। ठीक है, यानी उसने ये ड्रग इमोडिप, चलो यहाँ पे इसको करते हैं कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ऐसे कर लेते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था। ठीक है, आपने इसको 5 से 10 कर दिया, लेकिन आपके ही एक कोलीग ने उस 5 mg कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ 8 mg जो 80 mg जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ऐड कर दिया, यानी उसने डबल थेरेपी कर दी। तो किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा? तो भाई, और किसने अच्छा किया? तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है कम्बिनेशन थेरेपी वाला, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। डोज इंक्रीज करने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, सो हम थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि समझ आ सके हमें। ठीक है, तो समझ आएगी हमें। एक पेशेंट है जनाब मोहम्मद इमरान के नाम से। मिस्टर इमरान जो हैं वो 48 ईयर्स ओल्ड हैं, हाउस ऑफिसर हैं, सॉरी हाउस ऑफिसर कह रहा हूँ, ऑफिस वर्कर हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री इसकी ये है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में इसकी ये है कि इसके अब्बा जी जो है ना वो MI की वजह से फौत हुए थे 52 की उम्र में, तो ये 48 का है, तो ख़तरा उसको लग गया, तो अब आपके पास वो आया है। वो जनाब फास्ट फूड खाता है जिसमें बड़ा शदीद नमक होता है। ठीक है, डेली सिगरेट पीता है वो, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। BMI उसका 29 है। एग्जामिनेशन किया तो उसको 149 और ओवर 90 जो है उसका ब्लड प्रेशर था। तो ये भी आपको लगे कि शायद दो सेपरेट ओकेजन्स में नहीं लिया, तो भाई सेपरेट ओकेजन्स में लिया, उसको डायग्नोज कर दिया। ठीक है, और उसकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज आई, साथ में उसकी ECG के ऊपर बॉर्डर लाइन LVH है। तो क्या करेंगे इसका? इसका जनाब स्टेज 1 एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसको हमने डायग्नोज कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज एडवाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डैश डाइट, वेट लॉस करे, स्मोकिंग सेसेशन करे। ये सारा कुछ करने के साथ उसको मोनोथेरेपी के ऊपर हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, हमने उसको स्टार्ट करवाना है मोनोथेरेपी के ऊपर। और यहाँ पे एक मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी कि इमलॉडिपिन 5 mg OD के साथ उसने स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है। देखें, एज लेस देन 60 है तो एस इनहिबिटर्स या ARBs ये देंगे। स्टेज 1 के ऊपर मोनोथेरेपी देनी है। BMI अगर ज़्यादा है तो उसको वे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवानी है। तो ये हमने कह दिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का। मोनोथेरेपी के ऊपर हमने एक ड्रग स्टार्ट करवाई, लेकिन 60 से कम है, 48 ईयर्स ओल्ड का है बंदा, तो इसको हम लॉडिपिन नहीं देंगे, इसको हम देंगे या तो कैप्टोप्रिल, या फिर ये 25 mg में आती है। ठीक है, या फिर उसको हम इजी डे दे देंगे। ठीक है, इजी डे दे देंगे, या फिर हम वेलसाल्टन ARB, इजी डे भी ARB है। ठीक है, तो या तो एस इनहिबिटर जिस तरह कैप्टोप्रिल दिया हमने, या फिर ARB जो है वो इजी डे की फॉर्म में, वेलसाल्टन की फॉर्म में वो दे देंगे। तो टारगेट BP हमारा 140/90 से कम रखना है इसका, तो उसको 4 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे हम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हाइपरटेंशन। एक और पेशेंट है, वो आया है, मिसेस शाहिदा हैं, मिस शाहिदा हैं, सॉरी, मिसेज या मिस हैं जो भी है, मिस शाहिदा 56 ईयर्स ओल्ड हैं और टाइप 2 है, डायबिटीज़ है उनको 6 साल से। उनको सर में दर्द रहती है, थकी थकी रहती हैं। दवाई वो यूज़ कर रही हैं अपनी, बिल्कुल ठीक यूज़ कर रही हैं। ठीक है, कोई और उसको प्रॉब्लम नहीं है। भाई उसका जो है वो CKD से फौत हुआ था, अब उसको ख़तरा है। तो ये 144/88 उसका BP है, जो कि थोड़ा सा एलिवेटेड है, स्टेज 1 के ऊपर ही है। फंडोस्कोपी के ऊपर उसको रेटिनोपैथी मिल गई है, लेकिन वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये अच्छी बात है। मतलब हमारे लिए अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। HbA1c उसका 7.4 है, और LDL उसका डी रेंज है। अब बताएं जनाब, उसको जो है क्या करना है हमने? अगर आप देखें, एक तो भाई CKD की वजह से फौत हुआ है, दूसरा उसका क्रेट लेवल 1.1 है। ठीक है, तो इसका क्या हम डायग्नोसिस बनाते हैं? भाई मेरे स्टेज 1 हाइपरटेंशन है उसको, ये तो हमने पता चल गया, लेकिन साथ में अर्ली डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी है, क्योंकि उसका क्रेट लेवल जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज आया है। तो अब हम क्या करेंगे? याद रखें पिछले पेशेंट के अंदर हमने 140/80 से कम रखा था टारगेट। अब अगर तो किसी पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी है साथ में,
और उसको डायबिटीज़ है, तो हमारा टारगेट जो है वो 130/80 से कम होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम 140 जो है हमारा एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इनके अंदर हमने स्ट्रिक्ट जो है वो रहना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यंग पेशेंट है तो एस इनहिबिटर्स देंगे, ओके है, कैप्टोप्रिल दे सकते हैं। ठीक है, क्रेटिनिन और पोटेशियम लेवल जो है वो चेक करेंगे इसका, ताकि हमें इसकी किडनी का पता चले। इंटेंसिफाई करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट को, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपरटेंशन तो हम उसकी मैनेज करेंगे ही करेंगे, उसकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो रही है, उसको नेफ्रोपैथी भी हो रही है। लाइफस्टाइल काउंसलिंग करेंगे, पहले मोनोथेरेपी से देखेंगे, अगर उसका बीपी ठीक होता हुआ वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसको हम किसी और ड्रग पे लगा देंगे। लेट्स सपोज इसी पेशेंट की एज 60 प्लस होती, लेकिन चूंकि उसको नेफ्रोपैथी डेवलप हो रही है, हम उसको तब भी एस इनहिबिटर्स देते हैं अनटिल उसको कोई कोमोर्बिडिटी, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जिसकी वजह से हम ये हमारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और याद रखें एस इनहिबिटर्स जो है वो कॉर्नरस्टोन थेरेपी होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस देंगे, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करेंगे, एज लेस देन 60 है, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रूल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कोमोर्बिडिटी इसको डायबिटीज़ है, रीनल इन्वॉल्वमेंट है और आई इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये स्टेज 1 थी बेसिकली। ये ज़रा इसका मतलब मैंने साइड पे ना कुछ वो लिखे हुए हैं। अब अगर पेशेंट जो है वो इसी तरह गाउट के साथ आ जाता है, यहाँ पे स्नेरियो नहीं है, लेकिन पेशेंट है वो गाउट के साथ आ जाता है। ठीक है, उसको गाउट है, तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम प्रेफरेबली एआरबी देंगे, क्योंकि एआरबी जो है इसका थोड़ा सा यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज करने वाला इफेक्ट है। ठीक है, इसको कभी भी हम जो है वो डायूरेटिक्स नहीं देंगे, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो रिटेंशन करवाते हैं, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज करवाते हैं, तो वो गाउट को एग्जैसरबेट कर देंगे। तो हमने इनके अंदर डायूरेटिक्स नहीं देने, गाउट के पेशेंट के अंदर हम एआरबी देंगे, क्योंकि इसका वो यूरिकोसूरिक इफेक्ट है, उसको यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करवाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई पेशेंट आ गया है, फीमेल पेशेंट है, प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो लबीटालोल है, बीटा ब्लॉकर है, इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। या फिर हम उसको जो है यानी जो आपके एस इनहिबिटर्स और एआरबीज है ना, आपके ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने एस इनहिबिटर्स, ये ट्रेटोजेनिक होते हैं, तो ये प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं दे देने आपने। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर या फिर मिथाइल डोपा। ठीक है, ये दे सकते हैं, हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर वो जो आपके वो होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स, क्या वेजोडाइलेटर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी क्या होती है, टॉपिक हमारा तकरीबन एंड हो चुका है, 15 मिनट्स मैंने इस पर ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया था। तो अब देखिए हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी जो है वो क्या बला होती है। देखें, जब भी ब्लड प्रेशर जो है वो 180 से ऊपर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है पेशेंट। अब आइदर या तो वो अर्जेंसी में है या फिर इमरजेंसी में है। अब हम देखेंगे कि उसको एंड ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, जैसे उसको वो बेहोश तो नहीं हो गया इनकेफेलोपैथी, उसको कोई इस्कीमिया या हेमरेज तो नहीं हो गया, उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर तो नहीं हो गया, एमआई तो नहीं हो गया, एओर्टिक डिसेक्शन तो नहीं हो गई, या उसको एकेआई तो डेवलप नहीं हो गया, रेटिनोपैथी तो नहीं होगी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी प्रेजेंट होगी, तो हम उसको कहेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर नहीं प्रेजेंट होगी, सिर्फ ब्लड प्रेशर रेज्ड है, तो हम उसको अर्जेंसी कहेंगे, जिसको हम ओरल मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल करनी है। इमरजेंसी को बेटर ऑप्शन ये है कि उसको ट्रस्टी केयर के अंदर या आईसीयू केयर के अंदर मैनेज किया जाए, तो इसलिए हम इसको बाईपास करते हैं। ये इसका एक निमोनिक है, बार्क निमोनिक। आपने याद कैसे रखना है, इमरजेंसी के लिए कौन कौन से एंड ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, आर्टरीज जिसमें ऑटिक डिसेक्शन, इक्लेम्शिया, इनमें से कोई कंडीशन भी हो, रेटिनोपैथी, किडनी इन्वॉल्वमेंट एकेआई, और हार्ट इन्वॉल्वमेंट में पल्मोनरी एडिमा या एक्यूट हार्ट फेलियर, ये अर्जेंसी की साइन है। बार्क निमोनिक से याद रख लें। ठीक है, ये इमरजेंसी की सूरत में आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें। अब अर्जेंसी अगर आ गई है, तो अर्जेंसी को कैसे मैनेज करना है, ये भी तो एक चीज़ है जिसको मुझे देखना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं भाई, एक अच्छी सी स्लाइड बना के प्यारी सी। ठीक है, मैंने ये स्लाइड ऐड कर दी है। अब हमारे पास, मैं दोबारा से इसको ड्रा कर देता हूँ, बीपी रेज हुआ 180 से सिस्टोलिक, दो चीज़ें आ गई, या तो आ गई अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर एंड ऑर्गन डैमेज है तो फिर आपकी वो है इमरजेंसी, जो कि मैनेज होनी है या तो आईसीयू में या फिर टर्शरी केयर में। अर्जेंसी को हमने क्या करना है, उसको हमने देना है, मैं आपको जो इसका आसान तरीका बताता हूँ, एक शॉर्ट एक्टिंग एंटी
जो ड्रग है, जो मतलब ब्लड प्रेशर को कम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, साथ में उसको देनी है एक लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। अब हमारे यहाँ सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग दी जाती है, इसलिए अक्सर औकात जो है वो रिबाउंड फिनोमेना की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। जो कि आपकी मशहूर ज़माना जो है वो कैप्टोप्रिल है। ठीक है, कैप्टोप्रिल 25 mg के साथ आती है, जिसके अंदर कैपोटीन होता है 25 mg। ये आप 2 टैबलेट्स पर ओरल स्टैट दे दें। और लॉन्ग एक्टिंग में आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिस तरह के इमोडिप के नाम से एक आती है, एम्लॉडिपिन होता है उसके अंदर, 5 mg भी आती है, 10 mg भी आती है। तो बेटर ऑप्शन 10 mg की एक गोली दे दें उसको। ठीक है। कैसे करना है, आपने लिखना है जनाब चार्ट के ऊपर अपनी इमरजेंसी के या स्लिप के ऊपर, टैबलेट कैप्टोप्रिल। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ये वैसे ही मुझे नाम याद है तो मैं इसलिए इसका लिख रहा हूँ। 50 mg पर ओरल स्टैट। ठीक है, ये दे दी आपने, साथ में आपने दे दी टैबलेट इमोडिप, ताकि आपको लिखना भी आए ना, 10 mg पर ओरल स्टैट। 25 मिनट्स के बाद आपने बीपी चेक करना है। ठीक है, मोस्ट लाइकली वो नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। आप ये नहीं देना चाहते तो क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंगल हैंडेडली जो है वो टैबलेट एक्सटोर के नाम से आती है, एक्सटोर 580। ठीक है, इसमें इमोडिप 5 mg है और ARB जो है, वेल्साल्टन जो है वो 80 mg है। तो आप ये टैबलेट दे सकते हैं। इसी के अंदर 10 160 आती है, ये टैबलेट भी दे सकते हैं आप। आपको लगता है बीपी 220 प्लस चला गया या 220 के आसपास है, आपको लगता है इससे नीचे नहीं आएगा, आपके पास टैबलेट आती है कोएक्सटोर के नाम से। ठीक है, कोएक्सटोर का मतलब क्या है कि उसके अंदर 3 कम्बिनेशन है, 2 तो वही हैं, एक उसके अंदर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो है वो डायूरेटिक है 12.5 mg। तो ये इंशाल्लाह उसको जो है वो ठीक कर देगा। इसी के नाम से, इसी का एक जो है अल्टरनेटिव है, ट्राईफोर्स के नाम से आती है। ठीक है, और सामी कंपनी की ओनेटो वी कोएक्सटोर है, उसका मतलब ये वाला फार्मूला है। और इसी के साथ अगर आप HCT लिख देंगे, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ओनेटो वी HCT, तो ये ट्राईफोर्ज कोएक्सटोर ये वाला कम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो आप यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को, इससे इंशाल्लाह बीपी जो है पेशेंट का ठीक हो जाएगा।